प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सक्षम स्मार्ट स्कूल। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ने वाले हैं। और वो कौन सी हेडिंग है? वह हेडिंग है बेटा पराग स्त्री केसर संकर्षण, यानी परागकण और स्त्री केसर के बीच कैसी कैसी बातें हो रही हैं, कैसी अनोखी बातें हो रही हैं ना। क्योंकि ये चीजें तो मजेदार होती ही, भाई आप सभी को पता है ये चीजें मजेदार होती ही होती हैं। क्यों? क्योंकि जब एक लड़का और एक लड़की पहली बार मुलाकात करने जाते हैं, पहली बार मिलने जाते हैं, तो फिर उनके बीच तो भाई बहुत शर्मीली बातें भी होती हैं और बहुत अनोखी बातें भी होती हैं ना। तो ये सारी चीजों को जानने में, सुनने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है कि जब परागकण स्त्री केसर के ऊपर जाएगा, स्त्री केसर के पास जाएगा, उससे मिलने जाएगा, तो फिर उनके बीच क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या मजेदार बातें होंगी, ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर जानने के लिए मिलेंगी। बात समझ में आई ना? तो आज हम लोग वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से भी ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये चीजें कई बार पूछी जा चुकी हैं। बात समझ में ना? मतलब बोर्ड एग्जाम में बेटा आपको ये प्रश्न बहुत बार देखने को मिल जाएंगे कि पराग स्त्री केसर के बीच क्या क्या बातें होती है। संकर्षण जो होता है, संकर्षण का मतलब ही होता है बातचीत। बात समझ में आई ना? तो ये चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमें कौन कौन सी हेडिंग पढ़नी है। तो चलते आगे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी हेडिंग पढ़नी है। तो हमें बेटा पहली हेडिंग ये पढ़नी है कि पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या होता है। पराग स्त्री केसर संकर्षण में क्या क्या चीजें होती हैं, यानी जब परागकण स्त्री केसर से मिलने जाता है तो उनके बीच क्या क्या बातें होती हैं। जैसे मान लो सपोज दैट एक लड़का एक लड़की से मिलने जाए और कोई छुपे से उनकी बात सुन ले और सारी बात सुन करके जाके उनकी मम्मी से बता दे, तो बड़ा मजा आएगा ना। मजा तो आएगा ही। सेम दैट बेटा यहाँ पर भी जब परागकण स्त्री केसर से मिलने जाता है तो उनके बीच क्या क्या बातें होती हैं, ये चीजें आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दूसरी हेडिंग हमारी है बेटा द्विनिषेचन, यानी निषेचन तो आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत देखा होगा कि निषेचन क्या होता है। पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा द्विनिषेचन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लल्ला मेरे कि द्विनिषेचन क्या होता है, त्रिसंलयन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर उसके बाद वाली हेडिंग में पढ़ेंगे कि भ्रूणपोष क्या होता है। भ्रूणकोष आपने पढ़ा होगा बेटा, जिसको हम लोगों ने मादा युग्मकोद्भिद कहा था। पर आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेटा कि भ्रूणपोष क्या होता है और भ्रूणपोष के कार्य कौन कौन से होते हैं। बात समझ में आई ना? तो ये 3-4 हेडिंग आज हमको इस लेक्चर में कवर करना है। तो आप सभी बच्चे क्या करें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते तैयार हो जाए इस लेक्चर को पढ़ने के लिए मजेदार तरीके से, क्योंकि फिल्म का ये बीच वाला मोमेंट चल रहा है इस टाइम, जब हीरो हीरोइन आपस में एक दूसरे से मिलेंगे और उनके बीच क्या क्या बातें होंगी, कैसी मुलाकात होगी, अच्छी होगी या फिर बुरी होगी, ये चीजों को आज हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हम लोग आगे चल देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं बेटा पहली हेडिंग कि पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या होता है, उसकी परिभाषा देखेंगे पराग स्त्री केसर संकर्षण का। तो पहले आप लोग इसको ध्यान से सुन लो, उसके बाद लिखना। देखो बेटा परागकण का, देखो परागकण वर्तिकाग्र पर अवस्थित होने से लेकर, यानी परागकण वर्तिकाग्र पर स्थित होने से लेकर ना भ्रूण पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश होने तक की सभी घटनाओं को क्या कहते हैं? पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। बात समझ में है ना? जैसे आप लोग यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से देख लो बेटा मेरे, एक फिगर के माध्यम से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो
ये मान लो अभी यहाँ पर हम केवल एक ही कोशिका बना रहे हैं, जिसको हम लोगों ने अंड कोशिका बोला था, अंड बोला था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पर परागकण आ गया है, यहाँ पर परागकण आ गया है। परागकण का ये क्या है, हमारा वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थित होने से लेकर, क्या, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थित होने से लेकर पराग नलिका का, पराग नलिका का भ्रूण कोश, ये हमारा भ्रूण कोश है, ये भ्रूण कोश है ना, भ्रूण कोश में प्रवेश, भ्रूण कोश में प्रवेश करने तक की सभी घटनाओं को, यानी यहां से लेकर के यहां तक के बीच क्या क्या घटनाएं हुई हैं बेटा, क्या क्या प्रोसेस हुआ है, क्या क्या बातचीत हुआ है, इन सभी घटनाओं को हम लोग क्या कह देते हैं, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चा मेरा, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं। बात समझ में आई ना। तो यानी यहां से लेकर के यहां, इनके बीच जो सभी बातें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, जो प्रोसेस हो रहा है, इन सभी को हम लोग क्या कह देते हैं, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं। अब आप सोचोगे मैडम जी, इतने से इतने दूरी में आने में कौन सी बातें हो जाएंगी, तो आप याद करो, जब हम लोग के यहाँ दूल्हा बारात लेकर के जाता है, तो पहले क्या करता है, पहले गांव में हिलेगा, फिर किसी से पूछेगा कि उनका घर कहाँ है, फिर वहां जाएगा, फिर उसकी खातिरदारी होगी, फिर कुछ लड़कियां उनसे मिलेंगी, यानी दुल्हन की सहेलियां, दुल्हन की सहेलियां फिर दुल्हन के पास दूल्हे को लेकर के जाएंगी। तो ये सारी कुछ घटनाएं होती है ना बेटा, कुछ बातचीत होते हैं ना। तो यही जो बातचीत होता है बेटा, यही सेम दैट यहाँ पर भी होता है, क्योंकि ये दूल्हा आया है बारात लेके, तो ये दूल्हा बारात लेके आया है, तो यहाँ पर भी कुछ चीजें हो रही हैं। तो इन्हीं के बीच जो घटनाएं रहती हैं बेटा, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं। आई होप कि आप सभी बच्चा पार्टी को मेरी ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे, लल्ला मेरे, इसकी परिभाषा यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख लेंगे ना, ताकि आपको भाई एग्जाम में तो परिभाषा ये लिखना होगा ना, एग्जाम में आप लोगों को परिभाषा ये सब लिखने वाली चीजें ज्यादा काम में आने वाली हैं, ठीक है। परिभाषा आप लोग लिखना साथ साथ में, परागकण का वर्तिकाग्र पर अवस्थित, का मतलब बेटा स्थित, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अवस्थित होने से लेकर पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश तक सभी घटनाओं को पराग केसर संकर्षण कहते, पराग संकर्षण कहते। बात समझ में आई ना। यानी परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थित होने से लेकर ना, भ्रूण पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश करने तक की सभी घटनाओं को, यानी उनके बीच की सभी घटनाओं को हम लोग पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं बेटा ना। अब ये पराग नलिका क्या होती है, ये चीजें आप लोगों को इस लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और एक चीज और आपको ध्यान में रखना, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये पूरा का पूरा लाइन आपके एनसीईआरटी बुक का उठाया गया है, ये पूरा का पूरा लाइन आपके एनसीईआरटी बुक में है बेटा, सेम जैसे का तैसे
आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा गया है। इस लाइन को मिस नहीं करना है आप लोगों को, बात समझ में आई ना। ये एनसीईआरटी का एक एक लाइन यहाँ पर पढ़ाया जाता है बेटा, इस लाइन को मिस नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे बेटा, लल्ला मेरे, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि इनके बीच कौन कौन सी बातचीत होती है। अब इनके बीच हम देख लेंगे कि कौन कौन सी बातचीत होती है। फिर आप यहाँ पर एक फिगर बना सकते हो बेटा, यहाँ पर आप एक फिगर बना सकते हो, यही चीजें, जैसे ये हो गया, ये परागकण है ना, ये यहाँ पर आपका भ्रूण कोश है। अब ये ऐसे नॉर्मली बना रहे हैं, ये आप ज्यादा माइंड नहीं करेंगे। ये पराग नलिका है, पराग नलिका आ रही है वर्तिकाग्र पर से, भ्रूण कोश के अंदर ऐसे प्रवेश कर रही है। तो पराग कण का यानी पराग नलिका जो है भ्रूण कोश में प्रवेश करने तक की जो सभी घटनाएं रहती हैं, इसको क्या कहते हैं, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। इनके बीच घटनाओं को पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं। बात समझ में आई ना। अब हम देखेंगे बेटा कि इनके इनके बीच कौन कौन सी घटना हो रही है, इनके इनके बीच घटनाएं कौन कौन सी हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले कौन सी घटना होगी, सबसे पहले जब परागकण आएगा तो वर्तिकाग्र पर स्थित होगा। सबसे पहला काम क्या होगा, परागकण का वर्तिकाग्र पर होना, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा बेटा, जब परागकण वर्तिकाग्र पर आकर के बैठेगा, स्थित होगा, तब इसके बाद क्या काम होगा, वर्तिकाग्र। अच्छा मान लो जैसे आपके दरवाजे पर कोई आता है तो पहले आप उसको पहचानते हो कि कहीं ये हमारे रिश्तेदारी का तो नहीं है, कहीं हमारे रिश्तेदारी का हो गया भाई, इसको हम ना पहचाने, मीठा पानी ना पिलाए तो भाई बुरी बात हो जाएगी ना। तो पहले जब कोई आपके दरवाजे पर आता है बेटा, तो अगर आप उसको जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो आप उसको पूछते हो कि आपका नाम क्या है, गांव क्या है, पता, ये सारी चीजें पूछते हो, ठीक है, उसको जानने के लिए। सेम दैट यहाँ पर भी ये होता है बेटा, जब वर्तिकाग्र पर कोई चीज आता है, के पास कोई चीज आएगा, तो वर्तिकाग्र भी तो उसकी जांच करेगा ना, वर्तिकाग्र भी उसकी जांच करेगा कि हमारे जाति का है कि नहीं, हमारे रिश्तेदारी का है कि नहीं, ये सब तो जांच करेगा ना बेटा। तो दूसरा काम क्या होता है, वर्तिकाग्र पहचान करता है, पहचान करता है कि परागकण उसी जाति का, उसी का मतलब वर्तिकाग्र की जाति का, उसी जाति का है कि नहीं। बात समझ में ना। जब जांच कर लेगा बेटा, जब वर्तिकाग्र जांच कर लेगा कि चलो अच्छा परागकण हमारी जाति का है, जब परागकण इनकी जाति का निकलेगा वर्तिकाग्र के, तब तो ये कहेंगे चलो तुम बैठे रहो, आओ अंदर मीठा पानी पियो, और घर के अंदर बुलाएंगी। और अगर इनकी जाति का नहीं रहेगा बेटा, अगर परागकण वर्तिकाग्र की जाति का नहीं रहेगा, तो वर्तिकाग्र क्या करेगी, उनको कहेंगी तुमको दरवाजे के अंदर आने का कोई भी हक नहीं है, तुम दरवाजे के अंदर मत आओ। तब ये क्या करेंगे बेचारे, वहीं दुआरी पर बैठे बैठे बेहोश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ना। तो ये क्या करती है बेटा, वर्तिकाग्र पहले तो पहचानेगी,
कि चलो भाई पहचान कर लेते ये परागकण किसकी जाति का है। जब इसको पता चलेगा बेटा कि परागकण हमारा जाति का है, हमारे ही जाति का है, तब ये क्या करेगी, उसको अंदर बुलाएगी, उसको पानी पिलाएगी, मीठा खिलाएगी, पानी पिलाएगी ना। अब यहाँ पर मीठा पानी से अर्थ हो गया बेटा कि उसको पोषण देगी। बात समझ में ना, क्योंकि उतने दूर से आया है बेचारा ना, परागकण उतने दूर से आया है, तो भाई उसको भूख तो लग गया होगा, प्यास तो लग गया होगा, तो भाई उसको पानी वानी पिलाएगी, यानी पानी देगी, पोषण देगी, ये काम करती है देने का। ठीक है, आप लोग अपने घर के एग्जाम्पल से यहाँ पर जब समझेंगे बेटा ना, तो दोनों चीजों को अच्छे से आप माइंड में घुसा सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, सारी चीजें आपको पता है, बट आपको समझ नहीं आता कि कैसे इस चीज को हम पढ़े, कैसे क्या करें। चलो अब देखते हैं कि वर्तिका अगर पहचान करता है कि परागकण उसी जाति का है कि नहीं है। यदि नहीं है, यदि नहीं है तो वह से स्वीकार नहीं करती है। नहीं करती है, यदि नहीं रहता है बेटा तो वह उसको स्वीकार नहीं करती है, और यदि अगर रह जाता है तो क्या करती है, वह उसे स्वीकार कर लेती है ना। और देखो, अगर ये पहचान ली कि ठीक है भाई ये मेरे जाति का है तो ठीक है, नहीं है तो यह उसको स्वीकार नहीं करेगी ना। फिर अगला लिखेंगे, यदि परागकण उसी जाति का है, उसकी जाति का है, उसकी जाति का मतलब वर्तिकाग्र की, उसकी जाति का है तो वह, तो वह की जगह पर आप वर्तिकाग्र लिखो, तो वर्तिकाग्र से स्वीकार करती है और पोषण देती है, पोषण देती है। पोषण में बेटा जल देगी और पोषण पदार्थ देने का काम करती है, ताकि वह क्या रहे, जीवित रहे। अब जैसे आपके घर पे कोई बड़े ही दूर से आ जाए मेहमान और प्यासा रहे, बेचारा भूखा प्यासा रहे, आप उसको पानी न पिलाओगे तो बेहोश हो जाएगा, कुछ दिन तक ऐसे ही आपके दुआरी पर बैठा रहे तो हो सकता है ऊपर चला जाए। आप समझ ही सकते हो ना। ऐसे ही बेटा ऐसे परागकण भी होता है, जब ये वर्तिकाग्र पर आएगा, अगर वर्तिकाग्र को लग गया भाई, शक हो गया कि हमारे जाति का नहीं है, तो वह कुछ भी करके वह उसको अंदर नहीं आने देगी। बात समझ में आई ना, वह उसको अंदर नहीं आने देगी। अगर वह अंदर आ भी गया जबरदस्ती, वह वर्तिका में आ भी गया, वर्तिकाग्र के अंदर अपना पराग नली निकाल भी दिया, आ भी गया बेटा, तो वह भ्रूण कोश में नहीं जा सकता, वह भ्रूण कोश में जा ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि वहां भी एक लोग बैठे रहते हैं जांच करने के लिए, दो दो तीन तीन लोग यहाँ पर बैठे हैं जांच करने के लिए कि कहीं दूल्हा वही है कि दूल्हा बदल गया है। कई बार हमको कहानियों में देखने के लिए मिलता है कि कई बार दूल्हा बदल जाता है, कई बार दुल्हन बदल जाती है। अब भाई सेहरा बांधे रहते हैं तो सेहरे के बाहर से तो दिखेगा नहीं हमें, अंदर ही चेहरा छुपा रहता है, इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है ना। तो ऐसे ही होता है बेटा, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है ना, कि यहाँ पर ये लोग जांच करते हैं। तो वर्तिकाग्र को लेकिन जब पता चल गया बेटा कि चलो अच्छा ही हमारे यहाँ का ही मतलब है, हमारी जाति का ही है, ये सही दूल्हा है, ये भाई झूठ मूठ का दूल्हा नहीं है, तो क्या करती है, कहती है अच्छा रुको, इनके लिए भाई पानी लेकर के आओ, इनके लिए कुछ पोषक पदार्थ लेकर के आओ, पोषण दो इनको, ताकि ये खाते पीते रहे, मस्त रहे, बेहोश होश ना हो। ठीक है, एनर्जी उनर्जी बनी रहे इनके अंदर। तभी क्या करती है बेटा वर्तिकाग्र, इनको पोषण देने का काम करती है। इतना आप लोग लिख लो, जो भी बच्चे इसको लिखना चाहे आप इसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट मार सकते हैं।
हो गया। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं बेटा कि जब अच्छा ये पहचान कर ली, ये दूल्हे को भाई पानी वानी पिला दी, दूल्हा का मतलब परागण, परागकण, ठीक है। दूल्हे को पानी वानी पिला दी, पोषण ओषण दे दी। अब दूल्हे के अंदर जब एनर्जी आ जाएगा तब क्या करेगा दूल्हा, ये देखो। तब दूल्हा क्या करेगा, परागकण जनन छिद्र से, जनन छिद्र से अपनी पराग नलिका निकालेगा, पराग नलिका निकालता है। बात समझ आई ना। तब दूल्हा क्या करता है, परागकण क्या करता है बेटा, पराग नलिका निकालेगा जनन छिद्र से। अब अगर आप इस कहानी को भूल गए हो बेटा, तो आप लोग पिछली वाली कहानी को याद करना, अन्यथा थोड़ा बहुत यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि कैसे परागकण से, जनन छिद्र से कैसे पराग नलिका निकलती है। जैसे हमने शुरू शुरू में जब यहाँ पर परागकण बनाया था तो हमने कुछ ऐसी संरचना बनाई थी। ऐसी हमने कुछ संरचना बनाई थी बेटा। हमने इसका नाम रखा था बाह्य चोल। जो भी बच्चे क्लास देखे होंगे पिछली, उनको याद होगा बाह्य चोल। इसका हमने नाम रखा था बेटा येलो वाले का अंतः चोल, अंतः चोल। यानी ये बाहरी आवरण है, ये आंतरिक आवरण है, ठीक है। अब ये जो बीच बीच में स्पेस दिख रहा है आपको, ये जो बीच बीच में गैप दिख रहा है आपको, इस बीच वाले गैप को हम लोगों ने क्या कहा था, जनन छिद्र कहा था। इसको हमने क्या कहा था गुल्लू मुल्लू मेरे, जनन छिद्र कहा था बेटा, जनन छिद्र कहा था बच्चा। इसी जनन छिद्र से पराग नलिका भी निकलेगी, और कैसे निकलेगी बात को आपको जानना है। अब परागकण के अंदर हमने देखा था बेटा कि एक यहाँ पर कोशिका थी बड़ी वाली, और एक छोटी कोशिका थी यहाँ पर। बड़ी वाली कोशिका को मैम ने कहा था कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, और छोटी वाली कोशिका को मैम ने कह दिया था जनन कोशिका। छोटी वाली को मैम ने क्या कह दिया था, जनन कोशिका कहा था। फिर मैम ने आप लोगों को बताया था बेटा कि 60% एंजियोस्पर्म के पादप में क्या होता है बेटा कि दो कोशिकी ही परागकण रहते हैं, द्विकोशिकी परागकण रहते हैं। यानी एक कायिक कोशिका रहती है, एक जनन कोशिका रहती है। लेकिन 40% पादप ऐसे होते हैं बेटा जिसमें 3 कोशिकाएं रहती है। ये जो जनन कोशिका रहती है ये 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, और एक कायिक कोशिका रहती है। ये चीजें मैम ने बताया था। जो बच्चे नहीं जान रहे इस चीजों को, आप लोग पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा, अब ये जो कायिक कोशिका है, ठीक है, लेकिन ये जो जनन कोशिका है ये आगे चल करके 2 नर युग्मक बना देगी। जो 3 कोशिका वाला आपने देखा था, 3 कोशिकीय परागकण, तो पहले से ही 3 कोशिका रहती है। लेकिन ये जो द्विकोशिकीय परागकण आपने देखा है बेटा, इसमें जनन कोशिका आगे चल करके 2 नर युग्मक का निर्माण करेगी। इसमें जनन कोशिका आगे चल करके बेटा क्या करेंगी, 2 नर युग्मक का निर्माण करेंगी। यहाँ पर देख लेते हैं भाई हम लोग, यहाँ पर 2 नर युग्मक का ऐसे निर्माण कर देंगी। तो जब नर युग्मक बना देंगी बेटा, तो अब ये क्या होगा, ये कायिक कोशिका ऐसे ऐसे विभाजित होगी। ये कायिक कोशिका ऐसे ऐसे बेटा, ये कायिक कोशिका ऐसे ऐसे आएगी। पेन चेंज तो होता, ये कायिक कोशिका जनन छिद्र से ऐसे ऐसे बाहर होगी, और जब बाहर होगी बेटा तो अपने साथ इन दोनों नर युग्मकों को साथ लेकर के आएगी। अब आप सोचोगे मैम ये कायिक कोशिका क्या बिगड़ जाएगी,
हाँ बेटा, कायिक कोशिका धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। ये जो कायिक कोशिका है बेटा, जिसको हम लोगों ने अंतःचोल कहा था, यही अंतःचोल पराग नलिका में परिवर्तित हो जाएगी। अंतःचोल पराग नलिका में परिवर्तित हो जाएगी और इसके बीच में ये जो कायिक कोशिका है, ये कायिक कोशिका का केंद्रक धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और ये क्या है, ये पराग नलिका इन दोनों जनन कोशिकाओं को, नर युग्मक जिसको हमने कहा था, ये दोनों क्या है, नर युग्मक है। ये दोनों नर युग्मकों को ये क्या करेगी, पराग नलिका ऐसे ऐसे धीरे धीरे लेकर के आ रही है ना। ये पराग नलिका ऐसी होती है बेटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पराग नलिका। बात समझ में आई ना। ये क्या करेगी, ये पराग नलिका किससे बन रहा है, अंतःचोल से। बहुत सारी बुकों में लिखा रहता है कि पराग नलिका का निर्माण अंतःचोल से होता है। बहुत सारे बुकों में लिखा रहता है कि कायिक कोशिका से पराग नलिका का निर्माण होता है। तो सेम बातें हैं। ये जो कायिक कोशिका है वही पराग नलिका को बनाती है। तो कायिक कोशिका क्या होती है बेटा, नष्ट हो जाती है और ये अंतःचोल क्या करती है, अपने आप को ऐसे परिवर्तित कर लेती है। अंतःचोल अपने आप को ऐसे परिवर्तित कर लेती है बेटा। और ये जो दो नर युग्मक थे, जिसको मैम ने अभी बनाया था कि एक नर युग्मक दो नर युग्मक में विभाजित हो जाता है, इसको लेकर के पराग नलिका ऐसे ऐसे आती है। ठीक है, अभी जो यहाँ मैम ने लिखा है कि परागकण जनन छिद्र से, ये जनन छिद्र था ना जहां से ये पराग नलिका निकल रही है, परागकण जनन छिद्र से अपनी पराग नलिका निकालता है। अपनी क्या करता है बेटा, पराग नलिका को निकालता है। और पराग नलिका को निकाल करके क्या होता है, पराग नलिका को निकाल करके यही पराग नलिका को भ्रूण कोश में क्या करवाता है, प्रवेश करवाता है। यही चीजें, तो यहाँ पर आपको एक चीजें और लिखनी है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो बेटा, पराग नलिका। आपने यहाँ देखा परागकण जनन छिद्र से अपनी पराग नलिका निकालता है। अब यही पराग नलिका तो नर युग्मक को लेकर, युग्मक को लेकर भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश में प्रवेश करती। बात समझ में आई ना। आई होप कि आप बच्चों को ये चीजें समझ में आई होंगी ना। ये चीजें समझ में आ गई होंगी बेटा, तो आप लोग इजाजत मुझे दो कि मैम आप आगे चलो। ये चीजें तो हम लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आई है बेटा। और एक चीज और आप लोगों से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट है बच्चा, आप लोगों से कि आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट रहा करे तो आप लोग कमेंट में बता दिया करो बच्चों। अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद भी आती है तो भी आप लोग कमेंट में बता दिया करो कि मैम अच्छा लगता है, हम लोगों को समझ में आता है। तो इससे क्या होगा, मैम को थोड़ी सी संतुष्टि मिलेगी, भाई जो हम पढ़ा रहे हो बच्चों को समझ में आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है आप लोगों को, कोई भी डाउट है तो आप लोग बता दिया करो, मैम ये चीज मुझे कम समझ में आया है, तो मैम उसको दोबारा से फिर से रिवाइज करवाएंगे, फिर से नेक्स्ट क्लास में उसको थोड़ा सा बता करके उसके बाद आगे बढ़ेंगी ना। ऐसा मैम कर सकती है, ठीक है। तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया। सबसे पहले हमने देखा था बेटा, परागकण वर्तिकाग्र पर आएगा, वर्तिकाग्र उसको पहचानेगी। अगर वर्तिकाग्र के जाति का ही परागकण निकला ना, वर्तिकाग्र के जाति का ही परागकण निकला, तो वर्तिकाग्र उसको पोषण देगी, खाना पीना देगी ना। फिर इसके बाद उसके अंदर एनर्जी आएगी, खूब ढेर सारा परागकण के अंदर एनर्जी आ जाएगा, ऐसे ऐसे धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले करेगा। तो एनर्जी आ जाएगा बेटा। एनर्जी आने के बाद वो क्या करेगा, अंकुरित होगा, यानी अपनी पराग नलिका निकालेगा। अभी अंकुरित नहीं होगा, अभी तो फर्टिलाइजेशन होगा तब अंकुरित होगा। अभी वो क्या करेगा, अपनी पराग नलिका निकालेगा, ऐसी वाली पराग नलिका। और पराग नलिका कैसे बनेगी ये चीजें आपने यहाँ पर देख लिया है। पराग नलिका निकाल करके अंदर लेके जाएगा। अंदर किसके पास, भ्रूण कोश के पास। अब भ्रूण कोश के पास लेकर के जाएगा, वहां कौन कौन सी चीजें होंगी, कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, ये चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना। जैसे बाराती आते हैं, जब बाराती गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो फिर वहां पर शादी विवाह के कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, ये चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर ये आपने देख लिया कि प्रवेश करती है, फिर पराग नलिका दो नर युग्मक, यहाँ पर आपने दो नर युग्मक देखा है। क्यों बेटा, ये जो हमारी जनन कोशिका थी ये आगे चल करके विभाजित होकर के दो नर युग्मक बनाई है ना। अभी तो एक ही दूल्हा आने वाला था, बट आगे हम लोग देख रहे हैं कि दो दो दूल्हे तैयार है, दूल्हे के साथ एक बल्हा भी, जो हम लोगों के आसपास के क्षेत्रों में आसानी से देखने को मिल जाता है कि दूल्हे के साथ एक बल्हा भी आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि दूल्हे के साथ एक बल्हा भी आ रहा है, दो दूल्हे आ रहे हैं, दो नर युग्मक आ रहा है ना। तो अब ये चीजें अच्छा हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे हो रही। एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चीज बेटा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, अभी मैं थोड़ा सा बताती हूँ, थोड़ा सा भाई पानी वानी पी लूं। चलो, एक चीज जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कि बहुत लोगों का डाउट ये रहता है कि मैम क्या पराग नलिका हमेशा बीजांड द्वार से ही अंदर जाती है। तो ये डाउट आपका यहाँ पर क्लियर होने वाला है ना। यहाँ पर हम लोग दो तीन फिगर देखेंगे कि पराग नलिका अंदर जाता कैसे है। ये तीन तीन हमने क्या बना दिए है, तीन हमने बीजांड बना दिया है, ब्रूकोस बना दिया है, बीजांड बना दिया है तीन ठो। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि किस किस रास्ते से पराग नलिका क्या प्रवेश करता है, किस किस रास्ते से पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करता है, यानी दुल्हन के पास जाता है। जैसे आपके घर में कई रास्ते रहते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी कई रास्ते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे बेटा कैसे प्रवेश करता है। अभी जैसे ये तो मेरा अंडाशय है ना, ये भाई ऐसे तो अंडाशय है, ऐसे तो अंडाशय है, ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना। ये अंडाशय है ना, अंडाशय के अंदर ही तो बीजांड पाया जा रहा है, भ्रूणकोश पाया जा रहा है, पराग नलिका तो इधर से ही आएगी। ना, ये आपको ऐसे समझना पड़ेगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमारा क्या पाया जा रहा है, निभाग। यहाँ पर क्या पाया जा रहा था, निभाग ऊपर। ये पिछली वाली, ये भाई पिछले वाले क्लास में मैम ने सबको बताया है ना। ये किसी भी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली क्लास में हमने सब कुछ बताया आप लोगों को। और ये क्या होता है बेटा, हमारा अध्यावरण। अध्यावरण, ये जिन भी बच्चों को डाउट हो इसमें, वो पिछली वीडियोस देखेंगे जरूर। यहाँ पर भी निभाग हो गया। अध्यावरण, भाई सबका नामांकन नहीं कर रहे हैं, सबका नामांकन इसलिए नहीं कर रहे हैं बेटा क्योंकि अभी यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबका नामांकन तो हमने पिछली वीडियोस में कई बार कर चुका है, ठीक है। अभी यही आपके लिए जरूरी है, इसलिए बस इतना ही नाम लिख रहे हैं। और ये हमारा क्या हो गया, बीजांड द्वार।
बीजांड द्वार। देखो भाई, आप यहाँ पर ध्यान से देखना, कुछ पराग नलिका ऐसे होती हैं, कुछ पराग नलिका ऐसे होते हैं बेटा, जो क्या करते हैं, जो इधर से आकर के घुस जाते हैं। कुछ पराग नलिका ऐसे होते हैं बेटा जो सीधे आते हैं। यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हो ना। कुछ पराग नलिका, अभी हमने बताया कि पराग नलिका कहीं से भी नहीं घुस जाते बेटा। पराग नलिका कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो सीधे आते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर आना रहता है। यहाँ पर अंड कोशिका है, यानी मादा युग्मक ऐसे बैठी हुई है। अब सारी कोशिकाओं को हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि सारी कोशिकाएं हमने पिछली क्लास में बना करके डिटेल से समझाया बेटा। यहाँ पर बस समझाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि मादा युग्मक ही नर युग्मक से मिलेगी और कोशिकाएं नहीं मिलेंगी नर युग्मक से। बात समझ में आई ना, मादा युग्मक ही नर युग्मक से मिलेगी, इसीलिए यहाँ पर केवल मादा युग्मक को ही हमने बनाया, ये मादा युग्मक है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते, नहीं तो आप लोग क्या करोगे, कंफ्यूज हो। अब देखो, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं बेटा, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो सीधे आती हैं, क्या करती हैं, सीधे ऐसे प्रवेश करती हैं, ऐसे सीधे प्रवेश करती हैं। सीधे प्रवेश करती हैं बेटा, यहाँ पर आती हैं, सीधे प्रवेश करती हैं। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं बेटा जो ऐसे प्रवेश करती हैं, जो आती हैं ऐसे ऐसे, यहाँ से घूम करके ऐसे आती हैं, ऐसे प्रवेश करती हैं। बात समझ में आई ना। सॉरी सॉरी, इसको तो हमने उल्टा बना दिया भाई। नहीं नहीं, अभी यहाँ पर आपने देखा कि कुछ कोशिकाएं निभाग से प्रवेश करती हैं। बात समझ में ना, कुछ कोशिकाएं बेटा निभाग से प्रवेश करती है, जिसको चैलेंजोगेमी कहते हैं। बात समझ में आई। लेकिन कुछ पराग नलिकाएं, कोशिका नहीं पराग नलिका, कुछ पराग नलिकाएं इधर से प्रवेश करती हैं। कुछ पराग नलिकाएं क्या करती हैं, इधर से प्रवेश करती। इधर से का मतलब बेटा ये अध्यावरण है आपका, ये जो दो आवरण दिख रहे हैं, दो कलर के ना, एक दो, इसको अध्यावरण कहा जाता है। कुछ पराग नलिकाएं अध्यावरण से प्रवेश करती हैं, कुछ पराग नलिकाएं सीधा, ये निभाग है, यहाँ पर निभाग है, ये पूरा डिटेल में मैंने लिखवाया आपको फिगर बनवा करके। कुछ पराग नलिकाएं निभाग से प्रवेश करती हैं, कुछ पराग नलिकाएं अध्यावरण से प्रवेश करती हैं, और कुछ पराग नलिकाएं होती हैं बेटा जो ऐसे प्रवेश करती हैं, जो सीधा आती हैं, बीजांड द्वार से प्रवेश करती हैं, जो सीधा क्या करती है, बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, जो सीधा क्या करती है लल्ला मेरे, बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। ये दो अपने साथ नर युग्मक ली रहती हैं, तो नर युग्मक ली रहती हैं। लेकिन आप सोच रहे होगे मैम, तो क्या सभी जगह से हम प्रवेश कर सकते हैं, चाहे इधर से प्रवेश करे, 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 क्या ऐसा होता है कि हम कहीं से भी प्रवेश, यानी पराग नलिका कहीं से भी प्रवेश कर ले? नहीं भाई, दूल्हा जो होता है बारात लेकर के आता है, वो गांव में किसी भी रास्ते से आ सकता है, गांव के वह किसी भी गली से, किसी भी रास्ते से आ सकता है, पर जाना तो उसको दुल्हन के घर में ही है। जाना तो भाई दुल्हन के दरवाजे से ही पड़ेगा, दुल्हन के घर में ही पड़ेगा, कि दूसरे घर में जाके शादी ब्याह कर लेगा। जाना तो दुल्हन के घर में ही है। सेम दैट बेटा, जो कोशिकाएं सॉरी, जो पराग नलिकाएं ऐसे आकर के बीजांड द्वार से प्रवेश करती हैं, वो पराग नलिका बिल्कुल फिट बैठती हैं। पर जो पराग नलिकाएं अध्यावरण से प्रवेश करती हैं, वह अध्यावरण से प्रवेश नहीं कर पाती हैं। उनका प्रवेश कैसा होता है, उनका प्रवेश कैसा होता है बेटा, ये देख लो आप लोग।
उनका प्रवेश कैसे होता है? वो भले ही आती है अध्यावरण से घुसती है, लेकिन अध्यावरण से घुसती है, अध्यावरण से फिर आ करके ये क्या करती है, कहाँ जाती है? बीजांड द्वार में आती है। ये अध्यावरण से इधर जाने का प्रयास तो करती है कि अध्यावरण से हम सीधा भ्रूण कोश में चली जाएं, पर वह जा नहीं पाती है। वह इसलिए नहीं जा पाती है क्योंकि वह चोरी से जा रही है ना भाई, उनको इधर आना है। यहाँ पर भी जांच पड़ताल होगा कि तुम भाई मेरे घर के ही बाराती हो कि दूसरे के यहाँ के बाराती हो, इसीलिए यहाँ पर इनको आना ही पड़ता है, बीजांड द्वार पर इनको आना ही पड़ता है बेटा। तो ये क्या करती है, ऐसे ऐसे आती है, ऐसे ऐसे आती है, ये इधर से आती है, इधर से आती है। इनका तो मन था कि भाई हम ऐसे ही घुस जाए, चोरी से जाए, दुल्हन को देख ले, लेकिन ये जा नहीं पाती है। तो ये क्या करती है, अध्यावरण से हो करके, अध्यावरण से हो करके ऐसे आकर के ये बीजांड द्वार से जाती है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैम ये जो निभाग से प्रवेश करती है पराग नलिकाएं, ये जो पराग नलिका निभाग से प्रवेश करती है, ये कैसे प्रवेश करती है? तो ये पराग नलिका भले ही ऐसे निभाग से प्रवेश कर रही है बेटा, ये पराग नलिका भले ही ऐसे प्रवेश कर रही निभाग से, पर यह यहाँ से नहीं घुस पाती है, यहाँ से ये जा ही नहीं पाएगी। फिर इसको क्या करना होगा, ये ऐसे ऐसे आएगी, ये क्या करेगी, ऐसे ऐसे आती है, ऐसे ऐसे आकर के यहाँ बीजांड द्वार से प्रवेश करती है लल्ला मेरे। ये क्या करेगी, बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी, अपने साथ दो नर युग्मक लिए रहेगी। अपने साथ कितने, दो नर युग्मक यहाँ पर लिए रहेगी। आपको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा बेटा ना, तो यहाँ पर बड़ा कर देते हैं, दो नर युग्मक ये लोग अपने साथ क्या की रहेंगी, ली रहेंगी। ठीक है, लिए रहेंगे। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि दो नर युग्मक ये अपने साथ ली है, ये भी अपने साथ दो नर युग्मक ली है ना, और ये भी अपने साथ कितना, ये भी अपने साथ कितना, दो नर युग्मक लिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब आपको पता चल गया ना, मतलब पूरा कहानी का सारांश यही है बेटा कि पराग नलिका चाहे निभाग से प्रवेश करे, चाहे पराग नलिका अध्यावरण से प्रवेश करे ना, उसको आना पड़ेगा बीजांड द्वार पर ही, उसको आना पड़ेगा दुल्हन के घर के द्वार पर ही। बात समझ में आई ना? तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि पराग नलिका चाहे जिधर से प्रवेश करे, पर उसको वहां से अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, उसको घूम करके आना ही पड़ेगा बीजांड द्वार से प्रवेश करने के लिए, क्योंकि द्वार तो वही है ना बेटा। आप कोई मकान तोड़ के अंदर जाने का प्रयास करे तो नहीं न जा पाएगा, आप कोई छत पर से कूद करके अंदर जाना चाहे तो नहीं न जा पाएगा। इसीलिए दूल्हे को आना ही पड़ेगा दुल्हन के दरवाजे के पास, दूल्हा आएगा ही वहां पर अपनी आरती उतरवाने। बात समझ में ना, फिर से सेहरा उठा करके चेक करवाने की हम ही सच में दूल्हा है कि दूसरा कोई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे बेटा कि चाहे पराग नलिका चाहे जिधर से भी आए, चाहे इधर से आए, चाहे अध्यावरण से आए, चाहे इधर से बीजांड द्वार से आए, उसको आना पड़ेगा कहाँ, बीजांड द्वार पर ही। उसको कहाँ आना पड़ेगा लल्ला मेरे, उसको बीजांड द्वार पर ही आना पड़ेगा, बीजांड द्वार से ही प्रवेश मिलेगी, अन्यथा उसको कहीं से प्रवेश नहीं मिलेगी। इतना चीज क्लियर है, किसी को डाउट नहीं? डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता देना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे। ये चीजें आपने देख लिया कि यहाँ पर एक अंडकोशिका थी, मैम ने सब जगह बनाया था, और ये परागनलिका दो नर युग्मक को लेकर के आ रही है, ये चीजें आपको जानना ही जानना है। चलो, अगर जिसको बनाने का मन करे ये फिगर बना सकता है। हो गया, चलो अब हम लोग अगली हेडिंग देखते हैं बेटा। अगली हेडिंग हमारा क्या था, द्विनिषेचन। द्विनिषेचन, ये डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन क्या होता है, ये चीजें हम लोगों को अभी जाननी थी। आपने अभी पिछले वाले फिगर में क्या देखा है बेटा,
कि पराग नलिका अपने साथ दो नर युग्मक को ला रही है। और ये दो नर युग्मक कैसे बने ये आपने शुरुआत में देख लिया कि कैसे पराग कण के अंदर दो नर युग्मक बन रहे हैं ना। तो पराग नलिका अपने साथ दो नर युग्मक ला रही है और दुल्हन क्या है, एक है ना। दूल्हे दो है और दुल्हन एक है। तो दो दूल्हा और एक दुल्हन से अगर शादी हो रहा है बेटा, तो ना फर्टिलाइजेशन हो रहा है इन दोनों के बीच, तो इसको हम लोग द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई ना। ना दो नर युग्मक और एक मादा युग्मक के मिलने को ही द्विनिषेचन कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। चलो, दो नर युग्मक आ रहे थे और एक मादा युग्मक, यानी दो दूल्हे, एक दूल्हा एक बला है और एक दुल्हन है। तीन लोग आपस में मिल रहे हैं ना, इसीलिए इसको त्रिसंलयन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, त्रिसंलयन, यानी तीन लोगों का मिलन है ये त्रिसंलयन। त्रिसंलयन का मतलब, त्रि का मतलब तीन, संलयन का मतलब मिलना, तीन लोग मिल रहे हैं इसलिए इसको त्रिसंलयन कहते हैं। और द्विनिषेचन का मतलब जहां पर दो नर युग्मक और एक मादा युग्मक का निषेचन, उसको द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं। चलो भाई परिभाषा लिख ले यहाँ पर। दो नर युग्मक, दो नर युग्मक एवं एक मादा युग्मक के बीच निषेचन को द्विनिषेचन के नाम से जाना जाता है। निषेचन के नाम से जाना, ये चीजें समझ में आई। दो नर युग्मक एवं एक मादा युग्मक के बीच निषेचन को क्या कहते हैं, द्विनिषेचन के नाम से जाना जाता है। अब इनके बीच द्विनिषेचन कैसे होता है ये चीज हम लोग देखेंगे। ये जो दो नर युग्मक है बेटा, अभी लिखवा दे कि फिगर बनाने के बाद लिखवा, यही सब सोच रहे हैं हम। ये जो दो नर युग्मक होते हैं, चलो अभी लिख लो। तो नर युग्मक में से एक नर युग्मक अंड कोशिका के पास जाता है बेटा, और एक नर युग्मक ध्रुवी केंद्रक कोशिका के पास जाता है। ये चीज आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात, ये जो द्विनिषेचन वाला हेडिंग है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात समझ में ना। ये पेपर में आपके कई बार पूछ चुका है, बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से ये तो समझ लो एकदम, क्या बताए, तो क्या कहते हैं, हमारे लिए एकदम अमृत का समान हो गया है ना। तो ये क्या हुआ है बेटा, बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से द्विनिषेचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक, ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा आपके लिए, वैसे तो ये एनसीईआरटी के सारे हेडिंग्स, सारी लाइनें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा पूछा गया कि द्विनिषेचन किसे कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है त्रिसंलयन किसे कहते हैं, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई त्रिसंलयन द्विनिषेचन अलग अलग चीजें होती है। नहीं नहीं नहीं, द्विनिषेचन को ही त्रिसंलयन कहते हैं बेटा। तीन लोग इसमें मिल रहे हैं इसीलिए इसको त्रिसंलयन कहा जाता है। अब चलो देखते हैं बच्चा हम लोग कि द्विनिषेचन कैसे होता है। यहाँ पर पहले हम लोग लिख ले। अभी आपने देखा दो नर युग्मक एवं एक मादा युग्मक, तो ये दो नर युग्मक जो जाते हैं बेटा, यह किससे शादी करते हैं ये देखना है हम लोगों को। एक नर युग्मक, एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है, आप कह सकते हैं उससे निषेचन करता है ना। एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है या निषेचन करता है, तथा तथा दूसरा नर युग्मक, दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ, ध्रुवीय केंद्रक
अभी बताते हैं ध्रुवीय केंद्रक क्या है। यहाँ पर भी निषेचन होगा बेटा, यहाँ पर भी आप निषेचन कर दो वरना आपको डाउट हो जाएगा। एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ निषेचन करते हैं। तथा दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ निषेचन करते हैं। ये चीजें ठीक है, डाउट क्लियर है आपका ना? आई होप कि आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये चीजें आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाक से। फटाक से भाई स्क्रीनशॉट मारो। चलो, हो गया होगा आप लोगों का। अब यहाँ पर फिगर हम लोग बना करके देख लेते हैं बेटा कि कैसे कैसे निषेचन हो रहा है। यहाँ पर फिगर हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं निषेचन का। ऐसे ये हमारा अंडाशय हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया। अब अंडाशय के अंदर हमने कुछ ऐसी संरचना देखी थी बेटा, ऐसी कुछ संरचना देखी थी जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पर 3 कोशिका ऐसी ऐसी थी जिसको हम लोगों ने कहा था प्रतिव्यासांत कोशिका। प्रतिव्यासांत कोशिका, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था बेटा यहाँ पर, जिसको हम लोगों ने ध्रुवीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका बोला था। ध्रुवीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका का नाम दिया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा था बेटा, यहाँ पर ऐसे 3 कोशिकाएं थी। ये जो बगल वाली कोशिका थी इसको हमने क्या कहा था? सहायक कोशिका। तो क्या कहा था बेटा? सहायक कोशिका। और ये जो बीच वाली है इसको हम अलग कलर से बना दे ताकि ये हाईलाइट हो जाए भाई। ये जो बीच वाली कोशिका है इसको हमने अंड कहा था, अंड कोशिका। ठीक है, ये अंड कोशिका, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मादा युग्मक। ये हमारी मादा युग्मक है, अंड कोशिका है। ठीक है, अब ये जो 2 सहायक कोशिकाएं दिख रही हैं बेटा, इनके अंदर कुछ चीजें पाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख लो, ये 2 हम ऐसे ऐसे सहायक कोशिकाएं बना दे रहे हैं, बीच में हमारी ऐसे अंड कोशिका थी ना, ये ऐसे बीच में अंड कोशिका, ये 2 बगल वाली सहायक कोशिका है। इन सहायक कोशिका के बेटा अंदर ऐसे ऐसे कुछ तंतु रूपी संरचना पाई जाती है। तंतु रूपी संरचना, इसको हम लोगों ने क्या कहा था? तंतु समुच्चय। तो हम लोग क्या कहे थे लल्ला? तंतु समुच्चय बोले थे। अब इस तंतु समुच्चय का बहुत बड़ा काम होता है बेटा, यह आप लोगों को जानना है कि तंतु समुच्चय का काम क्या होता है। तंतु समुच्चय का काम होता है बेटा कि
पराग नलिका को रास्ता दिखाना, पराग नलिका को दिशा दिखाना कि तुमको किधर से जाना है। बात समझ में आई ना। जैसे आप लोग सपोज दैट मानो कि दुल्हन की जो सहेलियां होती हैं, जो दुल्हन के दरवाजे पर खड़ी रहती हैं, दुल्हन की सहेलियां होती हैं, वो लोग क्या करती हैं, वो लोग दरवाजे पर खड़ी रहेंगी, पहले दूल्हे को अंदर नहीं जाने देंगी, दरवाजे पर खड़ी रहेंगी, और जब दूल्हा जाने का प्रयास करेगा तो लोग कहेंगे हम ना बताएंगे रास्ता तुमको कि किधर से जाना है। वो लोग भाई कुछ रिश्वत वगैरह लेंगी, ना पैसा लेंगी उनसे, फिर उसके बाद दुल्हन के पास जाने देंगी। ऐसे ही सेम दैट बेटा, सेम दैट कहानी यहाँ पर भी है कि ये जो तंतु समुच्चय होती है, यह पराग नलिका को, पराग नलिका कौन है भाई, दूल्हा है समझ लो, पराग नलिका को रास्ता दिखाती हैं कि तुमको इसी रास्ते से दुल्हन के पास जाना है। और जब ये रास्ता दिखा लेती हैं बेटा, ये क्या करती, पहले पानी वानी उनको पिलाएंगी, पानी वानी पिलाएंगी, आरती उरती उतारेंगी, उसके बाद इनको रास्ता दिखाएंगी, तंतु समुच्चय रास्ता दिखाएंगे। और ये जो सहायक कोशिका थी, ये जब रास्ता दिखा लेंगी बेटा, तब ये सहायक कोशिका और तंतु समुच्चय जो है यह नष्ट हो जाती हैं। बचता है कौन, बचता है केवल ये अंड कोशिका बच जाता है। ये जो दोनों सहायक कोशिका और इसके अंदर क्या है, तंतु समुच्चय, और इसके अंदर क्या है बेटा, तंतु समुच्चय। ये सहायक कोशिका और तंतु समुच्चय दोनों लोग नष्ट हो जाते हैं, केवल यह अंड कोशिका बचती है यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जब ये रास्ता दिखा लेंगी, जब ये दिशा दिखा लेंगी उनको, ये तंतु समुच्चय जब पराग नलिका को दिशा दिखा देगा कि तुमको इसी रास्ते से दुल्हन के पास जाना है, तब उसके बाद ये लोग नष्ट होंगे, क्योंकि अभी लोग का काम तो खत्म। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोगों के यहाँ जब सहेलियां दुल्हन की दूल्हे को अंदर भेज देती हैं घर के अंदर, तब वो लोग वहां से चली जाती हैं, जाते हैं कि नहीं, अब भाई वही थोड़ी ना खड़ी रहेंगी, वो लोगों की गुफ्तगू वाली बातें सुनने के लिए वो लोग चली जाती है। सेम दैट कहानी यहाँ पर भी है। जब ये सहायक कोशिका और तंतु समुच्चय ये लोग क्या करते हैं, जब पराग नलिका को रास्ता दिखा देते हैं कि तुमको मादा युग्मक के पास ऐसे ही जाना है, इसी रास्ते से जाना है, तब ये दोनों लोग क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं बेटा। तब ये दोनों नष्ट हो जाती हैं और बचता है केवल क्या, अंड कोशिका बचता है। अब इसके आगे वाला फिगर हम लोग यहाँ पर बना करके देखेंगे। अब इसके आगे वाला फिगर हम लोग यहाँ पर बेटा ऐसे बना करके देखेंगे। मान लो कि ये भाई, ये तो हमारा क्या है, अंडाशय है, अंडाशय के अंदर हम बीजांड ऐसे बना दे रहे हैं, आप लोग बस समझ जाओ। और यहाँ पर एक कोशिका बची, बची कि नहीं बची अभी। लेकिन ये चीज आपको जानना है, ये तीनों जो कोशिका है ये अगुणित कोशिका है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुवी केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। और ये बेटा हमारी कौन सी है, अंड कोशिका। चलो ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं बेटा कि ये कैसे आएगा पराग नलिका, और पराग नलिका कैसे आकर के ये क्या कैसे बनाता है। अभी ना यहाँ पर हम प्रतिक्रिया शांत कोशिकाएं भी बना देते हैं भाई, ताकि आप लोगों को डाउट ना है। ये प्रतिक्रिया शांत कोशिका, ठीक है। अब देखो, अब पराग नलिका को हम भाई एंटर करवाएं, पराग नलिका आए ताकि आप लोगों को कहानी और बेहतर तरीके से समझ में आए। पराग नलिका ऐसे ऐसे आ रही है, और कितने नर युग्मक को अपने साथ ली है, दो नर युग्मक को। अब जैसे ही दो नर युग्मक, दो दूल्हे आए यहाँ पर, वैसे ही मादा देख करके गुस्सा गई, यानी दुल्हन देख करके गुस्सा गई, अरे
हम तो एक ही दूल्हा को बुलाए थे, दो दो दूल्हा कहाँ से आए, यानी एक दूल्हे के साथ एक बल्हा भी आ गया ना। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे बेटा कि ये जो दो नर युग्मक को, ये पराग नली है, ये पराग नली, ये इसको भूलना नहीं है, पराग नली है। ये पराग नली जब बेटा इसको दो नर युग्मक को अपने साथ यहाँ पर लेकर के आ रही है, तो एक नर युग्मक क्या करेगा, एक नर युग्मक क्या करेगा, इसके साथ निषेचन करेगा। अभी जैसे पिछली वाली क्लास में हमने लिखवाया है कि पिछली वाले पेज में हमने लिखवाया बेटा कि एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ निषेचन करेगा, एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ निषेचन करेगा, यहाँ पर अंड कोशिका के साथ मिल जाएगा। अभी जो ये कोशिका अगुणित थी, ये हमने डिटेल से आप सभी बच्चों को समझाया था कि मादा युग्मक नर युग्मक दोनों अगुणित अवस्था में ही रहते हैं, ये द्विगुणित नहीं होते हैं बेटा। जब हम लोग विभाजन को पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे अर्धसूत्री समसूत्री ये सब विभाजन हो रहा था, तब हम लोगों ने देखा था कि कैसे नर युग्मक और मादा युग्मक बनता है। इन सारी जब चीजों को हमने पढ़ा था बेटा, तब हमने वहां पर देखा था कि नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, दोनों अगुणित अवस्था में ही रहते हैं। यानी ये जो नर युग्मक आया है ये भी अगुणित है, यानी यन है, और ये जो मादा युग्मक है ये भी क्या है, अगुणित है बच्चा मेरे, यन ही है, अगुणित है। अब जब ये तो भाई क्या हो गया भाई, अभी आपको रहने देना चाहिए। चलो भाई रुको रुको 2 मिनट, फिर से आ जाएगा। अभी यहाँ पर भैया कुछ काम कर रहे थे तो गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा रेस्ट कर लो आप लोग, पानी वानी पी लो। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बेटा, वो जो फिगर था वो कट गया है। अब हम लोग यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि कैसे कैसे चीजों को हमने बताया था। जो चीजें पहले हमने बताई वो चीजें आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर हम ये बता रहे थे कि कैसे इन दोनों के बीच ऐसे निषेचन होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि ये भाई अंडाशय है, अंडाशय के अंदर कैसे ये हमारा बीजांड है, ये बीजांड में क्या हो रही थी, 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं पाई जा रही थी। और हमारी हमने बताया था कि यहाँ पर एक अंड कोशिका है ना, यह अंड कोशिका है क्योंकि जो दो सहायक कोशिका थी उनके अंदर जो तंतु रूपी समुच्चय था, तंतु समुच्चय था, ये दोनों नष्ट हो गई। क्यों क्यों नष्ट हो गई, जब ये पराग नलिका आया ये लोग रास्ता दिखा करके हट गई, खत्म हो गई, नष्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पर दो ध्रुवी केंद्रक थे, यहाँ पर दो क्या थे, ध्रुवी केंद्रक। ये दो क्या थे बेटा, ध्रुवीय केंद्रक थे। इन चीजों को हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग देखेंगे लैला मेरे, अब हम लोग देखेंगे जब यहाँ पर से ये पराग नलिका आ रही है, यहाँ से ये ऐसे ऐसे पराग नलिका आ रही है,
यहाँ से जब ये पराग नलिका ऐसे प्रवेश करेगी बेटा, तो ये अपने साथ क्या ली हुई है, अपने साथ दो ठो नर युग्मक ली हुई है। अपने साथ क्या ली हुई है बच्चा मेरे, दो नर युग्मक ली हुई है ये अपने साथ। भाई आ जाओ, कलर चेंज हो जाओ। ये अपने साथ दो नर युग्मक ऐसे ली हुई है, दो नर युग्मक ये अपने साथ ली है बेटा। अब हमने पिछले वाले पेज में आपको बताया कि एक नर युग्मक क्या करेगा, अंड कोशिका के साथ निषेचन करेगा, और दूसरा नर युग्मक क्या करेगा, ध्रुवीय केंद्रक के पास। क्योंकि दुल्हन तो एक है, अब एक दुल्हन एक ही दूल्हे से शादी कर सकती है ना, तब वो कहेगी हमारी तो बहन है, हमारी तो बहन हुई है, आपस में जुड़वा बहन है, आपस में चिपकी हुई है, लिपटी हुई है, जुड़वा बहन है, तुम उनसे जाओ शादी कर लो, क्योंकि हम तुमसे ना करेंगे शादी। तब ये क्या करेंगे, तुम उनसे जाओ शादी कर लो। अब ये क्या करेंगे बेटा, ये एक नर युग्मक क्या करेगा इस अंड कोशिका के साथ, ये अंड कोशिका है, एक नर युग्मक, क्योंकि अभी हमने पिछली वाली पेज में बताया कि ये जो नर युग्मक है और चाहे मादा युग्मक, ये बेटा हमेशा अगुणित कोशिका ही रहती है, ये द्विगुणित नहीं रहती, अगुणित फॉर्म में ही ये रहती है। ठीक है, अभी ये भी अगुणित है, ये भी है, ये भी सब अगुणित है, सब यन यन है। अब ये एक नर युग्मक क्या आएगा, इसके पास आ जाएगा, ये दोनों एक में मिल जाएंगे। एक नर युग्मक इसके पास आ गया, थोड़ा सा बड़े में देख लो आप लोग, दिख रहा है कि नहीं, ये पराग नलिका है हमारी, पराग नलिका, ये पराग नलिका है। ये बेटा ये एक नर युग्मक क्या करी, इसके साथ आकर के मिल गई। अब इसको भाई क्या करो, इसको हटाई दो, एक लोगों को हटाए दो, क्योंकि एक लोग तो इसके साथ फर्टिलाइजेशन कर लिए, निषेचन कर लिए। अब एक लोग बचा, ये कह रहा है तुम्हारी तो शादी हो गई, पर हमारी शादी तो कोई नहीं करवा रहा। तो ये क्या कहेगा, तुम तो शादी कर लिए भाई, मेरी भी शादी कहीं करवाओ। तो ये अंड कोशिका कहेगी हमारी तो जुड़वा बहन है, हमारी दो जुड़वा बहन है, तुम उनसे शादी कर लो, जो दोनों एक कै में चिपकी हुई रहती हैं, एक कै में लिपटी हुई रहती हैं, तुम उनसे शादी कर लो। तब ये क्या करेगा बेचारा, ये आएगा इनसे शादी करेगा, इनसे शादी करके यहाँ आ जाएगा। ये बनी यहाँ पर तीन कोशिकाएं, कितनी बनी बेटा, यहाँ पर तीन कोशिकाएं बन गई, बनी कि नहीं बनी, यहाँ पर हुई तीन अगुणित कोशिकाएं और यहाँ पर हुई दो अगुणित कोशिकाएं। जब दो अगुणित कोशिकाएं आपस में मिलेंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा द्विगुणित कोशिका। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चा मेरा, क्या आपको दिख रहा होगा, ऐसा फिगर दिख रहा होगा ना, ऐसा दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देख लो बच्चा मेरा कि जब ये दो अगुणित कोशिकाएं यहाँ पर बनी है, जो एक एक तो नर युग्मक था, एक मादा युग्मक, जब इन दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन हुआ बेटा, तो ये कैसी कोशिका बन गई, ये तो युग्मनज बनी गई, इसी को हम लोग कहते हैं युग्मनज। दो युग्मक के मिलने से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और युग्मनज कैसा होता है बेटा, युग्मनज होता है 2n, यानी द्विगुणित कोशिका रहती है। जब एक n और एक n यानी दो n आपस में मिलेंगे तो 2n ही बनेगा ना बच्चा मेरा, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं, 2n ही बनेगा ना, एक n 2n अगर मिलेंगे तो 2n ही बनेगा, उसको हम लोग 2n ही कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, युग्मनज। दो युग्मक के मिलने से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। दो युग्मक के मिलने से क्या बनता है लल्ला मेरे, युग्मनज। साफ साफ लिख लो भाई आप लोग, क्या आप लोग को नोट्स वगैरह बनाना रहता है ना। दो नर युग्मक के मिलने दो, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक अगर मिल रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो फिर भाई जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, जो कैसा होता है, द्विगुणित होता है, 2n होता है। अब देखो चलो भाई, यहाँ पर युग्मनज बन गया है, नर और मादा युग्मक दोनों लोग आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, युग्मनज बन के तैयार हो गया। और युग्मनज कैसा हुआ, 2n हुआ, क्योंकि इसके पहले ये दोनों लोग अगुणित होते हैं ना। अब चलो भाई, जो एक दूसरा नर युग्मक गया है इनके साथ फर्टिलाइजेशन करने, उनकी चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पर तो अभी दो ध्रुवी केंद्रक थी, दो ध्रुवी कोशिकाएं थी, ये भी कैसी थी, एक यन थी, एक यन, एक ये कोशिका थी, एक ये कोशिका थी। लेकिन जब ये तीसरा रेड वाला गया बेटा,
रेड वाला गया, ये भी तो नर युग्मक है। ये जब नर युग्मक है तो हमने बताया कि चाहे नर युग्मक रहे चाहे मादा युग्मक, दोनों रहते हैं अगुणित ही, अगुणित रहते हैं, यन रहते हैं। तो ये दो यन तो पहले से थी, एक यन और चला गया इनसे फर्टिलाइजेशन करने के लिए। अब जब दो मादा एक नर युग्मक मिल रहे हैं बेटा, तो इनके बीच भी तो फर्टिलाइजेशन ही होगा ना। जब यहाँ पर एक नर एक मादा को मिलने को हम लोग कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी तो फर्टिलाइजेशन ही होगा। तो यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगा बेटा, तो ये कैसी कोशिका बनेगी? अभी तो यहाँ पर द्विगुणित आपने कोशिका देखी, अब यहाँ पर तीन यन है, तीन अगुणित कोशिकाएं हैं, तो त्रिगुणित कोशिकाएं बनेगी। कैसी कोशिका बनेगी बेटा? ये त्रिगुणित कोशिका है। ये क्या है? त्रिगुणित है। बात समझ में आई है? ये त्रिगुणित है, ये तीनों आपस में ऐसे-ऐसे मिल जाएँगी, ये तीनों मिल करके ऐसे-ऐसे फर्टिलाइज़ेशन करेंगी और यह कैसी हो जाएँगी? त्रिगुणित हो जाएँगी। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है, इसका एक नाम लिखा हुआ है, वो चीज़ आप लोग लिख लो, ये नाम आप लोग लिख लो। उसका इसका नाम लिखा हुआ है त्रिगुणित कोशिकाओं का बेटा, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। प्राथमिक भ्रूण कोश, क्योंकि ये भ्रूण कोश तो है ही, भ्रूण कोश ये प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बन गया। और यह कैसा होता है बेटा? यह कैसा होता है? यह त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित होता है। बात समझ में आई ना? और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको भ्रूण कोश भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चा मेरे? भ्रूण कोश भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह आ जाए कि भ्रूण कोश कैसा होता है, द्विगुणित की त्रिगुणित की अगुणित, तो आपको कहना है बेटा त्रिगुणित होता है, थ्री एन होता है। भ्रूण कोश कैसा होता है लल्ला मेरे? त्रिगुणित होता है, थ्री एन होता है, द्विगुणित या अगुणित नहीं होता है। आई होप कि ये चीजें आप सभी बच्चों को समझ में आई होंगी। यहाँ पर ये हमने बनाया ऐसे परागनलिका, ये चीजें आपको लाइन में दिख रही होंगी। भाई रेड कलर से बना दे ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ये परागनलिका ऐसे ऐसे आई है। परागनलिका अपना एक नर युग्मक अंड कोशिका को दी निषेचन के लिए, और एक एक अपना नर युग्मक इसको ध्रुवी केंद्रक को दी है निषेचन करने के लिए। अंड कोशिका निषेचन करके युग्मनज बना रही है जो द्विगुणित है, और ध्रुवी केंद्रक निषेचन करके त्रिगुणित भ्रूणपोष बना रहा है ना। ये चीजें हो रही हैं। आई होप कि आप बच्चों को ये चीजें समझ में आई होंगी। आप लोग क्या करो बेटा, आप लोग इसका पूरा बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लोग नोट्स में बना लो। इसके बाद एक हेडिंग और है, उसको पढ़ा करके फिर क्लास को छोड़ देते हैं। चलो हो गया होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग इस चीज को एक बार और से फिर से रिवाइज करवा देते हैं। जैसे आप लोग रिवाइज का कह रहा हूँ, आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये परागनलिका आ रही है, दो नर युग्मक कहाँ से ला रही है ये आपको पता है। नर युग्मकों को ला करके यहाँ पर बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश कर रही है भ्रूणकोश में। भ्रूणकोश में प्रवेश करने से पहले जो तंतु समुच्चय होती है, सहायक कोशिका होती है, ये इसकी सहायता करती है रास्ता दिखाने में, दिशा निर्देशित करती है। उसके बाद सहायक कोशिका तंतु समुच्चय नष्ट हो जाती है, ये बचती है अंडकोशिका। अंडकोशिका एक नर युग्मक को लेकर के निषेचन करती है, निषेचन करके युग्मनज बना देती है, और एक नर युग्मक और बनता है जो ध्रुवी केंद्रक के पास चला जाता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, निषेचन करने के लिए, करके ये चीजें बनाती है। प्राथमिक भ्रूणकोश उसको कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणपोष भी कहते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक का लास्ट हेडिंग देख लेते हैं बेटा कि भ्रूणपोष क्या होता है, या सॉरी भ्रूणपोष के कार्य क्या होते हैं। यहाँ पर हम लोग देख ले बच्चा कि भ्रूणपोष के कार्य क्या होते हैं। भ्रूणपोष के कार्य क्या? इसका पहला कार्य होता है बेटा, भ्रूणपोष का पहला कार्य होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। भ्रूणपोष नाम ही है भ्रूण को पोषण प्रदान करना।
बात समझ में आई ना? देखो नाम से पता चल रहा है बेटा, नाम से पता चलता है भ्रूण पोष यानी भ्रूण को पोषण प्रदान करना। दूसरा है बेटा बीज अंकुरण में सहायता करना। बीज अंकुरण में और तीसरा आपका हो जाएगा भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करना। बात समझ में आई ना? देखो भाई, ये भ्रूणपोष जो अभी आपने देखा भ्रूणपोष कैसी होती है? त्रिगुणित होती है ना? भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? सबसे पहले तो ये भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, उसको खाने पीने के लिए भाई पोषण देती रहती ताकि वह बड़ा हो। उसके बाद क्या करती है? जब बीज अंकुरित होता है बेटा तो अंकुरण में सहायता प्रदान करती है। उसके बाद क्या करती है? भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती है, भ्रूण की सुरक्षा करती है। बात समझ में आई ना? ना? और आपको एक चीज और में ध्यान रखना है बेटा ना, अगर आपको क्लासेस पसंद आए करे तो आप लोग अपने दोस्तों के पास उसको शेयर किया करो ना। आप लोग क्लास को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो और प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दिया करो ताकि मैम को बहुत ही ज्यादा खुशी मिले कि आप लोगों को पढ़ा करके मैम को भाई जितना खुशी मिलती है आप लोगों के एक कमेंट से ना मैम बहुत ज्यादा खुश रहती हैं। ठीक है? तो बेटा एक चीज और कि जब आप लोगों को कोई भी चीजें ना समझ में आया करे तो आप लोग डाउट अपना कमेंट सेशन में लिख दिया करो, मैम उसको दोबारा से समझाएंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? और आप लोग क्या करिए कि प्यारा प्यारा कमेंट कर दिया करो डाउट पर और आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया करो वीडियोस। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं आपके साथ के, उनके पास ये वीडियोस आप लोग शेयर किया करो और आप लोगों को अच्छा लगा करे क्लास तो आप लोग एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। ठीक है? तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ना, अगला टॉपिक लेकर के, बड़ा ही मजेदार टॉपिक लेकर के। तो आप लोग ऐसे क्या करते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो और खाना पीना खाते रहो। ठीक है? बाय बाय।